हमारे पास अब बेटा एक डिस्क है और इस डिस्क में ये आर रेडियस की डिस्क है और इसमें लेट से वी कट ए स्मॉल डिस्क, इसमें से एक छोटी डिस्क निकाल लेते हैं और उस डिस्क का जो डायमीटर है वो r/2 है, तो यानी रेडियस कितना हो जाएगा बेटे r/4। नाउ बड़ी डिस्क का मास है बड़ा M और जो ये पोर्शन आपने कटिंग की है, जो ये पोर्शन आपने इसका बाहर निकाला है, लेट्स इसका मास स्मॉल m है। अब बेटे ये सेंटर ऑफ मास बड़ी डिस्क का O पे था और सेंटर ऑफ मास ऑफ दिस डिस्क विच वी हैव कट इज एट O1। अब हम क्या निकालना चाहते हैं बेटे, वी वांट टू फाइंड आउट द पोजीशन और बाय व्हाट डिस्टेंस द सेंटर ऑफ मास विल शिफ्ट। द सेंटर ऑफ मास विल शिफ्ट, कितने डिस्टेंस से सेंटर ऑफ मास शिफ्ट कर जाएगा। सो देखो बेटे, लेट्स से इट शिफ्ट्स बाय ए वेरी स्मॉल गैप x डिस्टेंस से शिफ्ट कर जाता है। सो अगर ये x डिस्टेंस से शिफ्ट कर जाता है तो वी वांट टू फाइंड आउट कि ये x डिस्टेंस है कितना। हम क्या निकालना चाहते हैं कि ये x डिस्टेंस है कितना। तो बेटा जो नया डिस्क, अब देखिए यहां से पोर्शन निकला तो नेचुरली सेंटर ऑफ मास तो पीछे ही जाएगा ना, तो यहां ये जो नया सेंटर ऑफ मास है इसको हम इसके कोऑर्डिनेट्स मान लेते हैं बेटा 0 0। सो इसको हम रेफर करते हैं बाय पॉइंट O2। नाउ वी विश टू फाइंड आउट this particular x distance. Again we will apply the same thing. X center of mass will be equal to m, बड़ा m यहां पे एक्ट करेगा इंटू x माइनस स्मॉल m इंटू, अब देखो बेटे ये पूरा का पूरा है r, इसका रेडियस है r/4, तो यानी कि ये डिस्टेंस यहां से यहां तक कितना होगा r माइनस r/4। दिस विल बी इक्वल टू r माइनस r/4, बड़ा r माइनस r/4 कितना हो गया बेटे ये 3r/4। सो दिस बिकम्स 3r/4। ये गैप कितना हो गया 3r/4। अब देखिए छोटा m कहां पे एक्ट करेगा, यहां पे छोटा m इस वाली पोजीशन से कितनी दूरी पर है x प्लस क्या चीज बेटे 3r/4 होल अपॉन m माइनस m। नाउ बेटे x कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास इज 0, x कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास इज 0, सो m इंटू x माइनस m इंटू x माइनस 3m r/4, ये किसके बराबर है, दिस विल टर्न आउट टू बी 0, किसके बराबर हो जाएगा बेटे 0 के बराबर हो जाएगा। तो देखिए m माइनस m इंटू एक्स बराबर है बेटे 3m इंटू r/4, तो x कितना हो जाएगा बेटे 3m इंटू r बटा 4 टाइम्स बड़ा m माइनस छोटा m। दिस विल बी इक्वल टू, अब देखो हम इसको r की टर्म्स में निकालना चाहते हैं, तो r की टर्म्स में यदि आप निकालना चाहते हैं तो ये जो स्मॉल m मास है इसकी जगह पे वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे और बड़े m की जगह पे वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, तो ये कितना आ जाएगा बेटे 3 इंटू पाई। अब देखो स्मॉल m का रेडियस कितना है r/4, तो स्मॉल m का एरिया कितना हो जाएगा पाई इंटू r²/16 इंटू थिकनेस t इंटू रो इंटू बड़ा R अपॉन क्या चीज 4 टाइम्स पाई r² इंटू t इंटू रो, पाई r² इंटू t इंटू रो माइनस पाई इंटू r² बटा 16 इंटू t इंटू रो। अब देखिए बेटा ये हमारे पास आ गया। अब आप इसमें क्या कीजिए, इसको आप क्या लिख सकते हैं, ये देखो बड़ा M पाई r² इंटू टी इंटू रो माइनस पाई r²/16 इंटू टी इंटू रो। अब इसमें पाई r² टी रो कॉमन ले सकते हैं तो 1 - 1/16 आ जाएगा। तो ये देखिए क्या बनेगा बेटा,
3 पाई आर स्क्वायर टी रो को कैंसिल कर दीजिए, तो 3r/16 न्यूमरेटर में बचा, और डिनोमिनेटर में क्या बचा बेटे, 4 टाइम्स 15/16, 4 टाइम्स 15/16, 16 कट जाएगा बेटे, आपके पास क्या बचेगा, 3r/4 इंटू 15 किसके बराबर हो जाएगा ये बेटे, r/20, सो दिस विल बी r/20, यानी कि ये x पीछे की तरफ कितना शिफ्ट कर गया, r/20 शिफ्ट कर गया। तो ये बेटा एक वैरायटी हमने प्रॉब्लम की और इसमें देखा कि कितना सेंटर ऑफ मास पीछे की तरफ शिफ्ट कर गया, इट हैज शिफ्टेड बाय r/20। नाउ इस पे स्पेसिफिकली वी हैव डन 2 प्रॉब्लम्स अपॉन दिस पर्टिकुलर concept. Now we will be discussing another important type of problem that is based upon area moments. That is based upon area moments. It is not based upon mass moments. So बेटा देखो, अब हमारे पास एरिया मोमेंट का प्रिंसिपल क्या है, अगर आपने एक्स कोऑर्डिनेट निकालना हो सेंटर ऑफ मास का और आपको एरियाज दे रखे हैं, देखो एरिया और मास लिंक्ड हैं, अगर सेक्शन यूनिफॉर्म है, एक ही मटेरियल का बना हुआ है, तो एरिया इंटू थिकनेस ऑफ द सेक्शन इंटू डेंसिटी गिव्स अस द मास। थिकनेस और डेंसिटी कैसी है, कांस्टेंट है, फिक्स्ड है। अब आप देखिए बेटे, नाउ व्हाट यू विल डू, आप क्या करेंगे, x सेंटर ऑफ मास इज इक्वल टू a1x1 प्लस a2x2 प्लस anxn होल अपॉन a1 प्लस a2 प्लस a3 प्लस सो ऑन अप टू an, और y सेंटर ऑफ मास किसके बराबर है बेटे, a1y1 प्लस a2y2 प्लस सो ऑन करते करते an होल अपॉन क्या जी बेटे, a1 प्लस a2 प्लस a3 प्लस सो ऑन अप टू an। ये क्या है कि आपके पास एक फिगर दी हुई है विच इज कंपोज्ड ऑफ नंबर ऑफ एरियाज। सो एक्स सेंटर ऑफ मास क्या हो जाएगा, पहले एरिया का मोमेंट और दूसरे एरिया का मोमेंट, दीज आर कॉल्ड एरिया मोमेंट्स। अभी हमने मास मोमेंट्स डिस्कस किए थे, इन्हें क्या कहते हैं हम लोग, एरिया मोमेंट्स कहते हैं। अब इसके ऊपर बेस्ड हम एक प्रॉब्लम करेंगे, तो वो प्रॉब्लम किस तरह की है बेटे, let us say we are having a section, I section, ये हमारे पास बेटे एक आई सेक्शन है। नाउ इस आई सेक्शन में लेट अस से that this length is 8 meters, this length is suppose कीजिए 2 meters, this length is 2 meters। now suppose कीजिए ये वाली लेंथ जो है, this length is 6 meters, this length is 2 meters। now this thickness in between is 2 meters and let us say this length is 6 meter। now this thickness is 2, so symmetrical है section, तो आपको पता है ये 2 है, ये कुल 6 है, तो 6 माइनस 2 करेंगे 4, 4 यानी 2 और 2 में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, यानी ये भी 2 हो गया, ये 8 है, ये 2 है, ये कितना हो जाएगा बेटे, 3 हो जाएगा ये। तो ये हमारे पास गिवन सेक्शन है, दिस इज द गिवन सेक्शन, और हम इसका क्या निकालना चाहते हैं, वी वांट टू फाइंड आउट द सेंटर ऑफ मास ऑफ दिस पर्टिकुलर सेक्शन। इस पर्टिकुलर सेक्शन का सेंटर ऑफ मास निकालने के लिए बेटा इसको एक्सटेंड ज्वाइन कर दो, इसको भी ज्वाइन कर दो। अब आपके पास 3 एरियाज हो गए इसमें, एक एरिया ये, एक रेक्टेंगल ये, दूसरा रेक्टेंगल बेटे ये,
और तीसरा एरिया ये 3 रेक्टेंगल्स हो गए। अब आपने इसमें सेंटर ऑफ मास की पोजीशन निकालनी है, यानी कि यू हैव टू फाइंड द एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ द सेंटर ऑफ मास एंड द वाई कोऑर्डिनेट ऑफ द सेंटर ऑफ मास। तो ऐसा करने के लिए सबसे पहले हमको एक रेफरेंस सिलेक्ट करना पड़ेगा, जिससे कि हम अपने सारे कोऑर्डिनेट्स को मार्क करेंगे। तो मैं एक रेफरेंस सिलेक्ट कर लेता हूं बेटा। रेफरेंस सिलेक्ट कर लिया मैंने, सपोज कीजिए ये वाला, ये रेफरेंस, ये कोऑर्डिनेट्स क्या हो गए 0 0। आई से दैट दिस इज माय एक्स कोऑर्डिनेट एंड आई से दिस इज माय वाई कोऑर्डिनेट। अब आपको पता है किसी भी रेक्टेंगुलर लैमिना का सेंटर ऑफ मास कहां लाई करता है? इट लाइज एट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द डायगोनल्स। और डायगोनल जो होते हैं, डायगोनल बिल्कुल मिडल में लाई करते हैं, यानी कि जो लेंथ होती है रेक्टेंगल की उसके भी सेंटर में और जो ब्रेड्थ होती है उसके भी सेंटर में। तो अगर आप पहला एरिया है उसका सेंटर ऑफ मास देखें तो उसका सेंटर ऑफ मास यहां पे लाई करेगा। उसके कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे? उसके कोऑर्डिनेट्स लिखेंगे बेटा। उसके कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे? एक कोऑर्डिनेट एक्स कोऑर्डिनेट हो गया 4 और वाई कोऑर्डिनेट कितना हो गया 1, क्योंकि इसका सेंटर 4 पे लाई करेगा और एक क्या हो गया 2 का सेंटर, 2 का आधा 1, वो कहां है? वो इसका वाई कोऑर्डिनेट हो गया। ये पहले के सेंटर ऑफ मास के कोऑर्डिनेट हो गए, यानी x1 y1। अब आप जो सेंटर ऑफ मास लाई करेगा तीनों का, क्योंकि सिमेट्रिकल है सेक्शन अबाउट दिस एक्सिस, तो वो इसी लाइन पे लाई करेगा, यानी कि ये x कोऑर्डिनेट चेंज नहीं करेगा। क्या चीज चेंज करेगी? सिर्फ y कोऑर्डिनेट चेंज करेगा। अब आप देखिए बेटा, नाउ अगर आप देखें इसका सेंटर ये 6 लेंथ है इसकी, तो यानी 3 पे आएगा यहां से। 3 नीचे 2 है, देखो नीचे से 2 है, क्योंकि आपने तो एक्स एक्सिस देखना है ना, नीचे से 2 है और ऊपर कितना है 3, तो 5 आ गया इसका वाई कोऑर्डिनेट, यानी कि इसका सेंटर ऑफ मास क्या हो गया 4,5। अब ये हमारे पास लास्ट फिगर बचा है तीसरा, ये वाला। अब इसका सेंटर ऑफ मास आपने देखना है, तो इसका सेंटर ऑफ मास यदि आपने देखना है तो बेटा देखो एक्स कोऑर्डिनेट तो इसका भी 4 ही आएगा। नाउ व्हाट अबाउट वाई कोऑर्डिनेट? वाई कोऑर्डिनेट निकालने के लिए ये 2 है, ये 6 है, 8 हो गया 8, और इसका मिडल पे लाई करेगा, यानी 2 का मिडल कितना हो गया 1, यानी यहां से 1 सेंटीमीटर है, 1 मीटर है, तो आप देखिए बेटा 1 मीटर यहां से है और ये 6 और ये 2 8, 9 हो गया, 6 2 8 और 1 9, तो इसका वाई कोऑर्डिनेट आ गया 9 पे। यानी हमने तीनों एरिया के इंडिविजुअल एरियाज के क्या लोकेट कर लिए हैं? सेंटर ऑफ मास लोकेट कर लिए हैं। अब हमने क्या है, इस कंपोजिट फिगर का हमने क्या निकालना है? सेंटर ऑफ मास निकालना है। वी वांट टू फाइंड आउट द सेंटर ऑफ मास ऑफ दिस पर्टिकुलर कंपोजिट फिगर। तो अगर आप इस कंपोजिट फिगर का सेंटर ऑफ मास निकालना चाहते हैं तो उसके लिए बेटा आप क्या करेंगे? नाउ एरिया A1 किसके बराबर है? इट इज कंपोज्ड ऑफ नंबर ऑफ एरियाज। एरिया A1 किसके बराबर होगा? 8 इंटू 2, 8 इंटू 2, दैट इज इक्वल टू व्हाट? 16 मीटर स्क्वायर। एरिया A2 यानी ये वाला सेकंड एरिया, ये किसके बराबर होगा? 6 इंटू 2, 12 मीटर स्क्वायर। एरिया A3 किसके बराबर होगा बेटे? एरिया A3 हो जाएगा 6 इंटू 2, दैट इज अगेन 12 मीटर स्क्वायर। नाउ वी विल फाइंड द पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। तो पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास निकालने के लिए देखिए एक्स सेंटर ऑफ मास विल बी इक्वल टू A1 x1 प्लस A2 x2 प्लस A3 x3 होल अपॉन क्या चीज? A1 प्लस A2 प्लस A3। सो दिस विल बी इक्वल टू A1 कितना है 16 इंटू x1 कितना है बेटे 4 प्लस 12 इंटू 4 प्लस कितना बेटे A3 कितना है 12, अगेन A3 इज ऑल्सो 12 इंटू 4 होल अपॉन सम ऑफ द एरिया। तो आप देखिए ये सम ऑफ द 4 कॉमन ले लिया जाए तो सम ऑफ द एरिया आ जाएगा, यानी 4 ही आया। सो यानी कि जो एक्स कोऑर्डिनेट है पूरे फिगर का सेंटर ऑफ मास का, दैट इज 4 ओनली।
अब आपने बेटे क्या निकालना है, वाई कोऑर्डिनेट निकालना है। यू वांट टू फाइंड आउट नाउ वाई कोऑर्डिनेट। तो वाई कोऑर्डिनेट निकालने के लिए वाई कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास विल बी इक्वल टू वाई कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास कितना हो जाएगा, a1 y1 प्लस a2 y2 प्लस a3 y3 होल अपॉन a1 प्लस a2 प्लस a3। a1 y1, a1 कितना है बेटे, a1 is 16 इंटू y1 कितना है 1 प्लस a2 कितना है बेटे, a2 is 12 इंटू y2 is 5 प्लस क्या चीज, प्लस तीसरा आ गया बेटे कितना 12 इंटू 9 होल अपॉन 16 प्लस 12 प्लस 12। ये कितना हो जाएगा बेटे 16 प्लस 60 प्लस 108 अपॉन 16 प्लस 12 is what, 28। 28 प्लस 12 is 40। अब आप क्या करो बेटे, इसको ऐड कर दो तीनों को, क्या हो जाएगा, ये किसके बराबर हो जाएगा, 8 0 प्लस 6 प्लस 1 कितना हो गया, ये 0 प्लस 6 प्लस 1 7 और बेटे लास्ट में क्या रहेगा 1, बिकॉज देखो ये हो जाता है 76। एक मिनट बेटे, 108 प्लस 60 प्लस 16, 8 and 6 14, 8 184। दिस कम्स आउट टू बी 184 अपॉन क्या चीज बेटे 40। 184 अपॉन 40 ये किसके बराबर हो जाएगा बेटे, 4 से चला जाएगा, 4 10s are 40 and 4 4s are 16, 4 6 are 24 यानी 4.6। y कोऑर्डिनेट कितना आया बेटे 4.6 और x कोऑर्डिनेट कितना आया 4। तो देखिए ये x लगभग 4 यहां पे है और ये 4.6 है, यानी इससे थोड़ा सा कम। ये होल पोजीशन का सेंटर ऑफ मास आ गया कितना 4.6। दिस इज द पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास of such a system. Now we can think of another section also. एक तो I section हो गया, now there can be a T section also. बेटे देखिए same problem of area moments can be repeated for a T section. अब T section कैसा होगा बेटे, देखो ये है ये देखिए बेटा ये T section, let's say we are having this as our T section, let's say this is ten meters and this width is 2 meter. This is also 2 meter, this thickness is also 2 meter. Now suppose that this is 8 centimeters, sorry 8 meters, this is 8 meters. Now for this particular T section we want to find out its center of mass. now इस T section का हम लोग क्या निकालना चाहते हैं, we want to find out center of mass of this particular T section. अब इस T section का center of mass आप कैसे निकालेंगे, सबसे पहले you will have to select a reference. तो इसमें दो एरिया बन रहे हैं, कौन कौन से बेटा है, एक तो एरिया बन रहा है ये, इसको यहां लिख देता हूं बेटे कोने में, एक एरिया बन रहा है ये और दूसरा एरिया बन रहा है ये। अब हम क्या निकालेंगे, इसका एक्स और वाई कोऑर्डिनेट निकालेंगे, मतलब इसका रेफरेंस सिलेक्ट करेंगे। तो रेफरेंस बेटे मैं यहां पे ले जाता हूं, दिस इज एक्स एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस, दिस इज वायर आई एम सिलेक्टिंग माई रेफरेंस, जिसके रिस्पेक्ट में I am looking at the position of the center of mass. अब आप देखिए बेटे इसका सेंटर ऑफ मास कहां पे लाई करेगा, एग्जैक्टली जहां डायगोनल मीट करेंगे। तो डायगोनल मीट करेंगे, लेट्स से यहां पे आ गया सेंटर एग्जैक्टली। तो y एक्सिस y कोऑर्डिनेट में कितना चला गया, 4 मीटर चला गया, y कोऑर्डिनेट में 4 मीटर चला गया।
यहां से अब देखिए बेटा, ये 10 है, ये 2, तो ये बचा 8, 8 यूनिफॉर्म है, यहां 4 और यहां 4, तो यानी कि ये लेंथ कितनी है, 4 मीटर। अब इसका एक्स कोऑर्डिनेट कहां पे जाएगा बेटा, एक्स कोऑर्डिनेट विल बी 4 प्लस मिडल, ये 2 मीटर है तो इसका हाफ कितना हो जाएगा, 1 मीटर, तो ये कितना हो गया बेटे, 4 प्लस 1 5, यानी एक्स कोऑर्डिनेट तो आ गया 5 और वाई कोऑर्डिनेट कितना आ गया 4। अब मैंने आपको कहा था कि एक्स कोऑर्डिनेट चेंज नहीं करेगा, ये देखो ये एक्सिस बना दिया बेटे, नाउ दिस विल रिमेन एट 5 ओनली, दिस विल रिमेन एट 5 ओनली, तो इसका एक्स कोऑर्डिनेट 5 पे रहा। नाउ देखिए इसका एक्स कोऑर्डिनेट 5 और इसका वाई कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा बेटे, 8 प्लस 1 9, इसका वाई कोऑर्डिनेट आ गया 9 पे, तो ये 8 है और प्लस 1 हो गया 9, ठीक है बेटे। अब देखिए अब हम क्या निकाल सकते हैं, वी कैन फाइंड द पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। नाउ ये एरिया 1 कितना है बेटे, A1 इज इक्वल टू 8 इंटू 2 16 मीटर स्क्वायर, और एरिया A2 किसके बराबर है बेटे, एरिया A2 20 मीटर स्क्वायर के बराबर है। नाउ एक्स सेंटर ऑफ मास तो निकालने की जरूरत ही नहीं है, एक्स सेंटर ऑफ मास will be at 5 meter only. Now we will wish to find the position of y center of mass, that will be A1 y1 plus A2 y2 whole upon A1 plus A2. So बेटे ये किसके बराबर हो जाएगा, A1 y1 16 into y1 is 4 plus A2 कितना है 20 into y2 कितना है 9 whole upon क्या जी बेटे, होल अपॉन A1 प्लस A2, A1 प्लस A2 36, 16 प्लस 20 36, ये कितना हो गया 64, 16 था 64 प्लस 20 इंटू 9 इज 180 अपॉन 36, ये कितना आ गया बेटे 4 और 18 और 6, 18 और 6 कितना हो जाता बेटे 24, और ये हो गया दिस, सो दिस many meters आंसर। तो पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास कहां आ गई, 0,244 बाय 36 मीटर, दिस इज द पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास फॉर दिस पर्टिकुलर टी सेक्शन। नाउ बेटे हमने आई सेक्शन किया, वी हैव डन टी सेक्शन, इनका हमने सेंटर ऑफ मास देखा, और ये किससे बेस्ड था, एरिया मोमेंट्स पे ये प्रॉब्लम्स बेस्ड थी। तो आपने ये प्रॉब्लम्स देख ली। अब देयर आर सर्टेन अदर प्रॉब्लम्स, स्पेशल प्रॉब्लम्स अपॉन द सेंटर ऑफ मास which deal with the external force, now you know that for a system m1 plus m2 plus so on up to mn into r center of mass, position vector r center of mass is equal to m1 r1 vector plus m2 r2 vector plus mn rn vector। बेटे ये किस पे बेस्ड है कि अगर एक रिजिड बॉडी है जिसमें कई सारे पॉइंट मासेस हैं m1 m2 m3 so on up to mn, अब देखो बेटे अगर उस पे आप एक्सटर्नल फोर्स लगाते हो तो वो पार्टिकल, कोई भी पार्टिकल अपनी जगह नहीं छोड़ता। यानी कहने का मतलब यह है कि कोई भी पार्टिकल बॉडी के अंदर डिस्प्लेस नहीं होता, बॉडी पूरी चलेगी, ऑफ कोर्स पार्टिकल की पोजीशन चेंज करेगी किसी रेफरेंस से, लेकिन अंदर डिफॉर्मेशन नहीं होती, बॉडी के अंदर डिफॉर्मेशन नहीं होती। रिजिड बॉडी का इंपॉर्टेंस यही है। टू सपोज अ रिजिड बॉडी, वी आर सपोजिंग कि भाई जो अंदर जितने भी पॉइंट मासेस हैं वो आपने फोर्स लगाई कोई एक्सटर्नल, तो ये नहीं होगा कि वो आपस में अंदर ही बॉडी डिफॉर्म होगी, यानी वो पॉइंट मास की पोजीशन ही चेंज हो गई अंदर बॉडी के रेफरेंस में, बॉडी की पोजीशन, सारे पॉइंट मासेस की पोजीशन चेंज होगी, लेकिन एक सिलेक्टेड रेफरेंस के रिस्पेक्ट में। अगर बॉडी चल पड़ी तो पूरे सिलेक्टेड रेफरेंस के रिस्पेक्ट में क्या होगा, पोजीशन चेंज करेगी, लेकिन इंटरनल बॉडी में वो पॉइंट मास अपनी पोजीशन जगह नहीं बदल लेगा। दैट इज व्हाट वी से व्हेन वी से रिजिड बॉडी एज। और सेंटर ऑफ मास हम ऐसे निकालते हैं। तो बेटा अगर मैंने एक्सटर्नल फोर्स देखनी हो, सपोज आई वांट टू सी दैट व्हाट इज द एक्सटर्नल फोर्स, वो एक्सटर्नल फोर्स आप कैसे देख सकते हैं बेटा, इसको डिफरेंशिएट कर दो विद रिस्पेक्ट टू टाइम वंस, तो आपके पास क्या जाएगा m1 प्लस m2
plus so on up to mn into dr center of mass बटा dt is equal to m1 into dr1 vector upon dt plus m2 dr2 vector upon dt plus so on mn into drn vector upon dt। बेटा ये dr by dt क्या होता है? पोजीशन का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू टाइम। अगर इस सारे सम को मैं बोल दूं बड़ा m, क्योंकि ये क्या है, टोटल मास इज एक्टिंग ऑन द सेंटर ऑफ मास, तो बड़ा m इंटू डी आर सी एम बाई डी टी क्या हो जाएगा? दिस इज वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास। ये क्या हो गया? मोमेंटम ऑफ सेंटर ऑफ मास। मोमेंटम ऑफ सेंटर ऑफ मास इज इक्वल टू मोमेंटम ऑफ सेंटर ऑफ मास इज इक्वल टू m1 v1 वेक्टर प्लस m2 v2 वेक्टर प्लस सो ऑन करते करते mn into vn vector। Now you name this, this was first equation, this we name as second equation। Now आपको एक चीज पता है कि बेटा अगर एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रही है सिस्टम पे देन मोमेंटम इज कांस्टेंट। अगर एक्सटर्नल फोर्स नहीं है सिस्टम में तो मोमेंटम क्या है? कंजर्व्ड है। और मोमेंटम कैसा है? कांस्टेंट है। तो अब अगर मेरे पास बेटे मैं इसको दोबारा डिफरेंशिएट कर दूं विद रिस्पेक्ट टू टाइम तो मेरे पास क्या रहेगा? m बड़ा m इंटू डी वी सी एम अपॉन डी टी। ये क्या है? दिस इज द फोर्स एक्टिंग, एक्सटर्नल फोर्स एक्टिंग एट द सेंटर ऑफ मास विच इज इक्वल टू क्या? m1 a1 वेक्टर प्लस विच इज इक्वल टू वेक्टर सम of the forces acting on the individual point masses, m1 a1 vector plus m2 a2 vector plus m3 a3 vector plus so on करते करते mn an vector, m1 a1 vector plus m2 a2 vector plus m3 a3 vector plus so on up to mn an vector। अब देखिए बेटे ये अगर एक्सटर्नल फोर्स जीरो है, सपोज द एक्सटर्नल फोर्स इज जीरो, तो ये वाला फैक्टर जीरो हो गया। ये वाला फैक्टर जीरो होना का मतलब क्या है? इसका मोमेंटम ये कांस्टेंट है। ये कांस्टेंट होने का मतलब क्या है? कि उसके कॉन्स्टिट्यूएंट्स का जो मोमेंटम है उनका वेक्टर सम किसके बराबर है? दैट इज आल्सो कांस्टेंट। तो इसका मतलब क्या है? कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम कैन आल्सो बी टेकन इनटू कंसीडरेशन यूजिंग द सेंटर ऑफ मास प्रिंसिपल is equal to constant। यदि in the absence of a external force, in the absence of external force, the constituents will have the or the point masses जो उनका मोमेंटम का वेक्टर सम होगा वो कैसा होगा? that will be a constant। बेटा इसमें एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करूंगा मैं आपके साथ। आपने यहां पे ये देख लिया कि अगर एक्सटर्नल फोर्स नहीं है तो ये वाला फैक्टर जीरो हो गया, यानी ये फैक्टर कांस्टेंट हो गया, यानी ये सारों का सम क्या हो गया? कांस्टेंट। ये मैंने यहां से लिखा एक्सटर्नल फोर्स की एब्सेंस में। यदि एक्सटर्नल फोर्स है तो सेंटर ऑफ मास की एक्सेलरेशन क्या होगी? अगर एक्सटर्नल फोर्स है, इसी को स्टैंड यहीं पे कर देता हूं बेटा, अगर एक्सटर्नल फोर्स है तो सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन क्या होगा? सो इन द प्रेजेंस ऑफ एक्सटर्नल फोर्स द एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास m into acceleration of center of mass vector is equal to m1 a1 vector plus m2 a2 vector plus so on करते करते बेटे mn into an vector। तो यहां से देखिए बेटा acceleration of center of mass will be equal to m1 a1 vector plus m2 a2 vector plus so on करते करते mn an vector होल अपॉन बेटा बड़ा m को क्या लिख सकता हूं? m1 प्लस m2 प्लस सो ऑन अप टू mn। अगर आपके पास कई सारे पॉइंट मासेस हैं और एक्सटर्नल फोर्स लगाई तो जो सेंटर ऑफ मास पे एक्सटर्नल फोर्स है दैट इज इक्वल टू वेक्टर सम ऑफ द इंडिविजुअल फोर्सेस ऑन द पॉइंट मासेस, और उसका एक्सेलरेशन क्या होगा सेंटर ऑफ मास का? उसका एक्सेलरेशन ये होगा। अब देखिए ये तो एक्सटर्नल फोर्स की प्रेजेंस में था और ये कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्या था? एक्सटर्नल फोर्स की एब्सेंस में। नाउ अब देखिए बेटे अब हम डिस्कस करेंगे एक प्रॉब्लम बेस्ड अपॉन
द कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। अगर एक प्रोजेक्टाइल हमने फायर किया एट सम एंगल विद द हॉरिजॉन्टल, तो वो किसी पॉइंट पे जाके अगर वो ब्रेकअप कर जाता है, मान लीजिए हमने कोई बॉम्ब जो है वो प्रोजेक्ट कर दिया ऐसे, ये बॉम्ब गया यहां पे। अब देखो इसका पाथ तो ऐसा होना था ना, इसका पाथ ऐसा था। अब ये प्रोजेक्टाइल यहीं पे बेटा एक्सप्लोड कर गया, यहीं पे फट गया ये, तो इसके क्या होंगे, कंस्टिट्यूएंट्स आएंगे। अब इसके बहुत सारे कंस्टिट्यूएंट्स निकलेंगे, तो कोई कंस्टिट्यूएंट ऐसे जा रहा है, कोई कंस्टिट्यूएंट ऐसे जा रहा है, कोई कंस्टिट्यूएंट ऐसे जा रहा है, कोई कंस्टिट्यूएंट ऐसे जा रहा है। लेकिन इन सब पाथ्स का रिजल्टेंट अगर देखोगे, दैट विल कम इन द ओरिजिनल सेंटर ऑफ मास। जो ओरिजिनल सेंटर ऑफ मास था बम का, जो सेंटर ऑफ मास का जो पाथ था ओरिजिनली, इन सारों का जितने भी कंपोनेंट्स हुए कंस्टिट्यूएंट्स और डिफरेंट डायरेक्शन में चले गए, उन सब का रिजल्टेंट यदि लोगे तो वो वही पाथ आएगा जिसपे कि सेंटर ऑफ मास ने जाना था, जिसपे कि सेंटर ऑफ मास ने जाना था। ठीक है बेटे, ये एक क्वेश्चन। दूसरा एक और क्वेश्चन करेंगे अब हम। एक बोट है बेटे, और इस कश्ती का जो मास है दैट इज कैपिटल एम, बड़ा एम। नाउ इस पे एक आदमी खड़ा है, आदमी ये रहा, और इस आदमी का मास स्मॉल एम, ये ऐसे खड़ा है। ठीक है बेटे, अब क्वेश्चन ये है कि आदमी जो है वो ऐसा चलना शुरू कर देता है, आदमी जो है वो ऐसे चलना शुरू कर देता है, एंड ही मूव्स विद सम वेलोसिटी v, he moves with some velocity v. Now you have to tell me whether the boat will move. अगर बोट मूव करेगी तो वो किस वेलोसिटी से मूव करेगी, अगर बोट मूव करेगी भी तो वो किस वेलोसिटी से मूव करेगी। वी वांट टू सी दैट। अब आप देखिए बेटे, इस आदमी का और इस बोट का जो सेंटर ऑफ मास है वो कहीं लाई करता है। वो सेंटर ऑफ मास सपोज कीजिए यहां कहीं लाई कर रहा है, लेट्स से इट इज लाइंग समवेयर हियर, सपोज वी सपोज दैट, ओके, कि इधर लाई कर रहा है। सेंटर ऑफ मास शुरुआत में जीरो वेलोसिटी थी। सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी कैसी रहनी चाहिए, जीरो, मतलब सेंटर ऑफ मास अपनी पोजीशन बदलेगा नहीं, क्योंकि कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं आई। आदमी चला कश्ती पे तो कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं आई, किसी ने बाहर से आके कश्ती को धक्का नहीं दिया। ठीक है बेटे, तो इसका मतलब क्या है कि कोई एक्सटर्नल फोर्स सिस्टम में प्रेजेंट नहीं है, तो मोमेंटम विल बी कंजर्व्ड, मोमेंटम ऑफ द सिस्टम विल रिमेन कंजर्व्ड। और सेंटर ऑफ मास इनिशियली कैसा था, रेस्ट पे था बेटे, तो वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास इनिशियली वाज जीरो। ये क्या रहनी चाहिए, जीरो ही रहनी चाहिए। तो अगर हम किश्ती की वेलोसिटी मान लेते हैं v वेक्टर, बड़ा v वेक्टर, सपोज we will see what direction it will take. Now you know that that m plus m total mass into velocity of center of mass will be equal to m into v vector plus बड़ा m into बड़ा v vector plus बड़ा m into बड़ा v vector। अब ये वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास कितनी है, जीरो, तो ये जीरो किसके बराबर हो गया बेटा, जीरो इज इक्वल टू स्मॉल m इंटू वी वेक्टर, स्मॉल v वेक्टर प्लस बेटे बड़ा m इंटू बड़ा v वेक्टर। तो इसका मतलब क्या हुआ, बड़ा m इंटू बड़ा v वेक्टर इज इक्वल टू माइनस एम वी वेक्टर इज इक्वल टू माइनस एम वी वेक्टर। तो v वेक्टर इज इक्वल टू माइनस एम वी वेक्टर अपॉन बड़ा m। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये नेगेटिव साइन ये डिपिक्ट कर रहा है कि किश्ती उल्टी डायरेक्शन में चलेगी, यानी अगर आदमी ऐसे चला किश्ती पे तो किश्ती ऐसे चलेगी, किश्ती कैसे चलेगी, ऐसे चलेगी। इसका मतलब क्या है बेटे, जो सेंटर ऑफ मास था वो वहीं पे ही रहा, जो उसके कॉन्स्टिट्यूएंट्स थे सिस्टम के, इस सिस्टम के कॉन्स्टिट्यूएंट क्या थे, आदमी और किश्ती, इनका मोशन हो गया, इनका रिलेटिव मोशन हो गया। अगर आदमी यूं गया तो किश्ती आगे चल दी, लेकिन सेंटर ऑफ मास कहां रहा, वहीं। तो ये इससे हमने देखा कि यूजिंग सेंटर ऑफ मास वी कैन फाइंड
द वेलोसिटी ऑफ द बोट, और आपने देखा कि आदमी अगर ऐसे चल रहा है तो किश्ती की जो वेलोसिटी है वो ऐसे है. Is it clear? So this is based upon conservation of momentum as applied to center of mass problems. Now देखिए बेटा, आपसे अभी अभी हमने डिस्कस किया कि एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास इज m1 a1 वेक्टर प्लस m2 a2 वेक्टर प्लस सो ऑन mn an वेक्टर होल अपॉन क्या जी बेटे m1 प्लस m2 प्लस सो ऑन अप टू mn. तो एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास वेक्टर is equal to m1 a1 vector plus m2 a2 vector plus so on up to mn an vector whole upon m1 plus m2 plus so on up to mn. So बेटा देखो ये जो है ये हमने क्या ढूंढा, this is what, this is the acceleration of center of mass, this is the acceleration of center of mass. अब आप देखिए अगर हमने एक स्पेसिफिक प्रॉब्लम लूंगा मैं इसकी एप्लीकेशन के ऊपर कि एक्सटर्नल फोर्स यदि लग रही हो तो सेंटर ऑफ मास की एक्सेलरेशन क्या होती है. अब आप देखिए हमारे पास ये इस तरह का सिस्टम है बेटे, हमने लॉज ऑफ मोशन में इस तरह के सिस्टम बहुत सारे पढ़े हैं, और हमारे पास इस तरह से एक पुली है मासलेस और इस पे दो मास लटके हुए हैं. लेट्स से वन मास इज m1 एंड अनदर मास इज m2. अब बेटे अगर m1 बड़ा है m2 से, सपोज m1 इज ग्रेटर देन m2, देन दिस मास विल गो डाउन and this mass will go up, but the acceleration with which this goes down will be same as acceleration of this mass with which it goes up. So बेटा देखो इसकी acceleration a है downward और इसकी acceleration a है upward direction में. ये acceleration बड़ी easily आप निकाल सकते हैं. This acceleration a is equal to net force. Net force कितनी होगी बेटे m1 minus m2 into g होल ओवर टोटल मास m1 प्लस m2. ये क्या है, दिस इज एक्सेलरेशन ऑफ एनी ऑफ द मास. अब इसी प्रॉब्लम को ट्विस्ट करके पूछा जा सकता है. सपोज आपसे ये पूछा जाए कि व्हाट इज द एक्सेलरेशन ऑफ द सेंटर ऑफ मास इन दिस पर्टिकुलर प्रॉब्लम. इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम में एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास क्या होगी, अब हमने ये वो पता करना है. तो बेटा देखो एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास आपको यू नो द रिजल्ट दैट इट इज इक्वल टू m1 a1 वेक्टर m1 a1 वेक्टर प्लस m2 a2 वेक्टर होल अपॉन क्या चीज m1 प्लस m2. दिस इज द एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास. सो अब देखिए बेटा एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास आप निकालना चाह रहे हैं तो ये ध्यान रखिएगा ये वेक्टर है, ये बेटे वेक्टर सम है, तो हमें डायरेक्शन का बड़ा खास ख्याल रखना है. यानी देखिए अब m1 की डायरेक्शन को यदि आप पॉजिटिव लेते हो तो m2 की डायरेक्शन कैसी हो जाएगी, नेगेटिव. तो देखिए m1 इंटू a माइनस m2 इंटू ए होल अपॉन m1 प्लस m2. सो देखिए बेटा ये कितना हो गया. अब आप ये क्या निकाल रहे हैं, एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास का मैग्नीट्यूड. सो दैट विल बी इक्वल टू m1 माइनस m2 होल अपॉन m1 प्लस m2 इंटू बेटे एक्सेलरेशन. तो एक्सेलरेशन कितनी है, ये है, तो ये एक्सेलरेशन किसके बराबर हो जाएगी, वैल्यू पुट करोगे तो ये होल स्क्वायर हो गया बेटे इंटू जी, दिस होल स्क्वायर इंटू जी. सो दिस इज द एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ दिस पर्टिकुलर सिस्टम. इसमें हमने इंडिविजुअल एक्सेलरेशन निकाल के फिर क्या निकाला बेटे, सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन निकाला. अब दिस प्रॉब्लम कैन बी एक्सटेंडेड टू अनदर वन ऑल्सो, और एक प्रॉब्लम इस पे बेस्ड हम करेंगे. नाउ बेटे सपोज कीजिए आपके पास इस तरह से है, ये एक इंक्लाइंड प्लेन है बेटे, दोनों साइड इंक्लाइंड प्लेन्स है, both sides there are inclined planes. Now suppose this angle is 60, इस प्लेन का एंगल 60 डिग्री है और इस प्लेन का एंगल 30 डिग्री है. नाउ इस पे हम एक मास ले लेते हैं बेटे और ये गया ऐसे, ये देखिए बेटा. नाउ दिस इज मास m1 सपोज एंड दिस इज मास m2. This mass m1, one is mass m2.
आप देखिए क्या है, आपको ये पता है कि जिसका वेट कंपोनेंट ज्यादा होगा, ये फ्रिक्शनलेस प्लेन पे पड़े दोनों मासेस, रोपलेस, ये मासलेस रोप है, मासलेस स्ट्रिंग है, और ये मासलेस पुली है। अब जिसका मास कंपोनेंट ज्यादा होगा वो नीचे जाएगा, दूसरा ऊपर जाएगा। लेट्स से दिस गोज डाउन एंड दिस गोज अप, एक डाउन जा रहा है दूसरा अप जा रहा है बेटे, तो एक्सेलरेशन सेम होगी दोनों की, एक्सेलरेशन विल बी सेम। Suppose this is having an acceleration a in the downward direction, this will have an acceleration a in the upward direction. Now we wish to find the acceleration of center of mass of this particular given system. इस सिस्टम का हम सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन निकालना चाह रहे हैं। अब आप देखिए बेटा कैसे निकालेंगे, आप इसको कैसे सॉल्विंग करेंगे इसकी, इसके कंपोनेंट करिए जरा, इसका वेट m2g ऐसे एक्ट कर रहा है, इस m2g के हम लोग दो कंपोनेंट्स कर सकते हैं बेटा, इधर ये एंगल कितना हो गया 60 डिग्री, तो इसका इस तरह इस डायरेक्शन में कंपोनेंट कितना हो जाएगा m2g cos 60, और इस डायरेक्शन में कितना हो जाएगा बेटे m2g sin 60। अब आइडेंटिकली आप इसके कंपोनेंट्स कर लीजिए, इसके कंपोनेंट देखिए बेटा किस तरह, इसका वेट m1g लाइक दिस, ये बेटा कितने एंगल पे है, ये एंगल 30 हो जाएगा, इसका कंपोनेंट इधर कितना m1g cos 30, और इधर कितना बेटे m1g sin 30। ना बेटे ये एक्सेलरेशन बड़ी इजीली निकाल सकते हैं आप, आपको मैंने तरीका बताया था। आप देखिए नेट फोर्स निकाल लीजिए सिस्टम की, नेट फोर्स अपॉन टोटल मास विल गिव यू द एक्सेलरेशन ऑफ द सिस्टम। सो नेट फोर्स कितनी हो जाएगी बेटे, सो एक्सेलरेशन कितनी हो जाएगी, नेट फोर्स कितनी होगी m2g sin 60 माइनस m1g sin 30 होल अपॉन क्या चीज बेटे m1 प्लस m2, ये होगी नेट एक्सेलरेशन। सो कोई भी एक मास इस एक्सेलरेशन से चलेगा। अब हम क्या निकालना चाहते हैं बेटे, वी विश टू फाइंड आउट द एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। So acceleration of center of mass vector is equal to m1 a1 vector plus m2 a2 vector whole upon m1 plus m2। अब आप देखिए बेटा ये प्रॉब्लम थोड़ा सा अलग है, थोड़ा सा डिफरेंट है ये प्रॉब्लम और अर्लियर प्रॉब्लम से। अब इसको आपने देखना है, तो आप देखिए बेटा एक्सेलरेशन जो है, दोनों एक्सेलरेशन जो हैं इनके बीच में एंगल बन रहा है, देयर इज सम एंगल बिटवीन द टू एक्सेलरेशंस। तो यहां पे वेक्टर सम आपको प्रॉपर ट्रीट करना पड़ेगा। यदि आप पहले की तरह कर लेंगे, पहले की तरह आप इसको नहीं ट्रीट कर सकते क्योंकि वहां पे वेक्टर्स ऑपोजिट थे, यहां पे दोनों एक्सेलरेशन वेक्टर्स आर इन डिफरेंट डायरेक्शंस। सो एक्सेलरेशंस किस किस डायरेक्शन में हैं अब हम वो देखेंगे। तो बेटा देखो ये एक्सेलरेशन है ऐसे और ये एक्सेलरेशन है ऐसे। अब इन एक्सेलरेशंस के बीच में व्हाट इज द एंगल, ये 60 है ये 30 है, तो ये एंगल 90 का हो गया बेटा, यानी कि दोनों एक्सेलरेशन कितने एंगल पे हो गई 90 डिग्री के एंगल पे। अब आप देखिए ये एक्सेलरेशन का वैल्यू है, दिस इज एक्सेलरेशन वैल्यू। अब आप इसका क्या करोगे, वेक्टर सम करोगे, यू विल फाइंड दी वेक्टर सम किसका, ये m2 इंटू ए ऐसे है और m1 इंटू ए ऐसे, इनका रिजल्टेंट कैसे आ जाएगा ऐसे, इनका रिजल्टेंट ऐसे आ जाएगा। रिजल्टेंट विल बी गिवन बाय द डायगोनल ऑफ द पैरेललोग्राम। अब डायगोनल ऑफ द पैरेललोग्राम से रिजल्टेंट मिलेगा, वो रिजल्टेंट किसके बराबर होगा बेटे, दैट विल बी इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ m1 इंटू ए का होल स्क्वायर प्लस m2 इंटू ए का होल स्क्वायर होल अपॉन क्या चीज बेटे m1 प्लस m2। दिस इज व्हाट मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। तो ये आ जाएगा बेटे, देखो कितना, a बाहर आ जाएगा, a स्क्वायर है, a बाहर आ गया, इंटू स्क्वायर रूट ऑफ m1 स्क्वायर प्लस बेटे m2 स्क्वायर होल अपॉन क्या चीज
m1 प्लस m2। अब एक्सेलरेशन आपके पास है और ये क्या आ जाएगी, दिस इज एक्सेलरेशन फॉर सेंटर ऑफ मास इन दिस पर्टिकुलर गिवन प्रॉब्लम। दिस इज द एक्सेलरेशन फॉर सेंटर ऑफ मास इन दिस पर्टिकुलर गिवन प्रॉब्लम। तो ये हमारा बेटा सेंटर ऑफ मास का कॉन्सेप्ट हमने डिस्कस किया और उस पे स्पेशल प्रॉब्लम्स, काफी सारी प्रॉब्लम्स आज डिस्कस की। नाउ नेक्स्ट थिंग दैट आई एम गोइंग टू डिस्कस इज रोटेशनल इनर्शिया, या जिसको कहते हैं मूवमेंट ऑफ इनर्शिया। नाउ वी विल बी डिस्कसिंग रोटेशनल इनर्शिया और मोमेंट ऑफ इनर्शिया। Now rotational or moment of inertia। Now देखिए, इनर्शिया इनहेरेंट प्रॉपर्टी है स्टेट ऑफ ए बॉडी की। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट रोटेशनल इनर्शिया। अगर कोई भी बॉडी रोटेट कर रही है तो उसमें एक टेंडेंसी डेवलप हो जाती है टू कीप इट सेल्फ इन रोटेशन, और इस टेंडेंसी को हम लोग क्या कहते हैं, वी कॉल दिस टेंडेंसी एज रोटेशनल इनर्शिया। इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज मोमेंट ऑफ इनर्शिया। इस टेंडेंसी को हम लोग मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी कहते हैं या रोटेशनल इनर्शिया भी कहते हैं। सो ये टेंडेंसी जो भी रोटेटिंग बॉडी है उसमें ये टेंडेंसी होती है, लेकिन कईयों में रोटेशनल इनर्शिया ज्यादा होता है और कई बॉडीज में रोटेशनल इनर्शिया कम होता है। नाउ हाउ डू वी डिफाइन दिस रोटेशनल इनर्शिया मैथमेटिकली? ये तो हमने फिजिकली डिफाइन किया कि भी रोटेशनल इनर्शिया ये होता है, लेकिन मैथमेटिकली रोटेशनल इनर्शिया क्या होता है? देखिए, मैथमेटिकली इट इज डिफाइंड एज, अगर हमारे पास कोई एक्सिस हो, एक्सिस ऑफ रेवोल्यूशन हो, सपोज दिस इज द एक्सिस ऑफ रेवोल्यूशन, इसके अलोंग कोई पार्टिकल पॉइंट मास m क्या कर रहा है, विद दिस एक्सिस एज द एक्सिस ऑफ रेवोल्यूशन, दिस पॉइंट मास m इज रोटेटिंग। सपोज कीजिए ये एक्सिस ऑफ रोटेशन से r दूरी पर है, it is at a distance r from the axis of rotation, then the moment of inertia I of this particle or this point mass about the axis of rotation is equal to m into r square, that is equal to mass times distance का square। तो कई बार मोमेंट ऑफ इनर्शिया को हम लोग ऐसे भी डिफाइन करते हैं, sometimes it is also defined as the moment of mass movement, it is also defined as the moment of mass movement। बेटा मास मोमेंट कितना है अबाउट द एक्सिस ऑफ रोटेशन, दैट इज m इंटू आर। इंटू आर कर दोगे वापिस तो ये किसके बराबर हो जाएगा, दिस विल बी इक्वल टू एम आर स्क्वायर। दिस इज व्हाट, दिस इज मोमेंट ऑफ मास मोमेंट, दिस इज मोमेंट ऑफ मास मोमेंट। तो ये किसके बराबर हो गया, दिस इज व्हाट, दिस इज नथिंग, दिस इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो किसी पॉइंट मास का मोमेंट ऑफ इनर्शिया about a axis of rotation when the point mass is at a distance r from it is defined as m into distance का square। मोमेंट ऑफ इनर्शिया की एक खासियत है कि वो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास पे बहुत ज्यादा डिपेंडेंट है। इट इज डिपेंडेंट अपॉन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास, कि मास उस एक्सिस ऑफ रोटेशन से कैसे फैला हुआ है। अगर इसी पॉइंट मास को मैं दूर ले जाऊं और एक्सिस ऑफ रोटेशन यही रखूं तो क्या हो गया, r हैज इंक्रीज्ड, r इंक्रीज हो गया तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया हैज आल्सो इंक्रीज्ड। सो मोमेंट ऑफ इनर्शिया इंक्रीजेस as the mass distribution increases about the axis of rotation। यदि axis of rotation से mass की distribution में आप increase करते हैं, then what happens, then the moment of inertia of that particular particle increases। अब आप देखिए बेटा, अगर हमारे पास कोई रिजिड बॉडी हो, सपोज वी आर हैविंग सम रिजिड बॉडी, नाउ ये एक रिजिड बॉडी है। पहले एक और बात कर लूं कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया वेक्टर है, स्केलर है, क्या है? देखिए बेटा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज नाइदर ए वेक्टर, इट इज नॉट ए स्केलर, इट इज ए टेंसर क्वांटिटी। मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज ए टेंसर क्वांटिटी। टेंसर क्या होता है? What is a tensor? A tensor is one,
टेंसर क्या होता है बेटे, देखिए टेंसर जो है डिफरेंट डायरेक्शंस में डिफरेंट मैग्नीट्यूड हो अगर किसी फिजिकल क्वांटिटी के, तो दैट इज कॉल्ड एज ए टेंसर। डिफरेंट डायरेक्शंस में अलग अलग मैग्नीट्यूड हो यदि किसी क्वांटिटी के, तो वी कॉल दैट एज ए टेंसर। अब देखिए टेंसर जो है उसका ट्रीटमेंट, मतलब जो एडिशन होती है, दैट इज लाइक ए स्केलर ओनली। अगर हमारे पास ये कोई रिजिड बॉडी है which is made up of a number of point masses m1, m2, m3, so on up to mn, and this is the axis of rotation। इस रिजिड बॉडी को हम इस एक्सिस के अलॉन्ग रोटेट करवा रहे हैं, और ये पॉइंट मास r1 दूरी पे है फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन, दिस पॉइंट मास इज एट r2 डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन, दिस इज at r3 from axis of rotation, and this is at rn from the axis of rotation। Then अगर आपने इस टोटल बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है, तो आप निकाल सकते हैं बेटे, I will be equal to what? I will be equal to m1 r1 स्क्वायर प्लस m2 r2 का स्क्वायर प्लस सो ऑन करते करते mn rn का स्क्वायर। मतलब सबके मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऐड हो गए, वो क्या आ गया, नेट बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ गया। तो ये इसको आप ऐसे लिख सकते हैं बेटे, समेशन एम आई इंटू आर आई का स्क्वायर वेयर आई वेरीज फ्रॉम 1 to n। दिस इज द नेट मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द कंप्लीट बॉडी, दिस इज नेट मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द कंप्लीट बॉडी। एक बहुत बड़ा जो हमारे मन में एक रॉन्ग पॉइंट है या एक बहुत बड़ी मिसकंसेप्शन है, वो मिसकंसेप्शन ये है, सपोज यही प्रॉब्लम होती और हमने जो ये एक्सिस ऑफ रोटेशन होता, इट वाज पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ मास। सपोज द एक्सिस ऑफ रोटेशन वाज पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ मास। जो एक्सिस ऑफ रोटेशन सेंटर ऑफ मास से पास करता है उसको बोलते हैं हम लोग सेंट्रोइडल एक्सिस, दैट इज कॉल्ड सेंट्रोइडल एक्सिस। नाउ सेंट्रोइडल एक्सिस वो एक्सिस है जो सेंटर ऑफ मास से गुजरता है। अब बेटे हमने एक सेंट्रोइडल एक्सिस ले लिया। नाउ सेंट्रोइडल एक्सिस पे आप जानते हैं कि सारा का सारा मास कॉन्सेंट्रेटेड है, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसके अलोंग मोमेंट ऑफ इनर्शिया जीरो होना चाहिए। अगर आप मोमेंट ऑफ इनर्शिया देखें सेंट्रोइडल एक्सिस, सारा मास तो इसी पे ही है, तो एक्सिस ऑफ रोटेशन से दूरी कितनी होगी मास की, जीरो। तो इसका मतलब तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया जीरो होना चाहिए। दिस इज टोटली रॉन्ग, दिस इज इनकरेक्ट स्टेटमेंट। मोमेंट ऑफ इनर्शिया इट डिपेंड्स स्पेसिफिकली अपॉन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास। किस पे डिपेंड करता है बेटा, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास पे डिपेंड करता है। मास कितना डिस्ट्रीब्यूटेड है फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन, उस पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिपेंडेंट है। मास को आप इकट्ठा नहीं करके एक जगह पे रख सकते, सेंटर ऑफ मास का कांसेप्ट यहां पे नहीं लगा सकते आप, क्योंकि मोमेंट ऑफ इनर्शिया चेंज बिकॉज ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास। चाहे आप सेंट्रोइडल एक्सिस से ले रहे हो, सेंटर ऑफ मास से आपने एक्सिस निकाला, तो लेकिन ये मास तो डिस्ट्रीब्यूटेड है। सेंटर ऑफ मास तो सिर्फ ये है कि एक इमेजिनरी पॉइंट है जिसको हम मानते हैं कि भी सारा मास यहाँ पे कंसेंट्रेटेड है, सारा मास यहाँ पे कंसेंट्रेटेड है, लेकिन एक्चुअल में बॉडी में तो मास डिस्ट्रीब्यूशन में है। बॉडी में तो मास जो है इट इज डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन द बॉडी, द मास इज डिस्ट्रीब्यूटेड। सो अब आप देखिए बेटा, ये हमने डिस्कस किया कि पॉइंट मासेस कई सारे हों और एक्सिस ऑफ रोटेशन हो, तो अगर आपने नेट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना हो तो हर एक पॉइंट मास का मोमेंट ऑफ इनर्शिया का सम कर दीजिए। अब इस पे बेस्ड हम इसी पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट पे बेस्ड वी विल बी डिस्कसिंग सर्टेन प्रॉब्लम्स बेस्ड अपॉन दिस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट। बेटा एक हमारे पास इस तरह से एक स्क्वायर है, 4 पॉइंट मासेस है हमारे पास। लेट्स से ईच मास पॉइंट मास इज सेम, m m m and m, and they are so placed that they lie on the, अगर इनको जोड़ा जाए तो दे फॉर्म ए स्क्वायर, और जो स्क्वायर ये फॉर्म करते हैं उसकी साइड की लेंथ कितनी है, a। अब सपोज कीजिए इसका जहां डायगोनल मीट करेंगे आपको पता है वहां सेंटर मास लाई करता है, तो इसका सेंटर ऑफ मास यहां पे लाई करता है। अब एक खासियत और है बेटा, सेंटर ऑफ मास मे लाई इन दी बॉडी और इट मे लाई आउटसाइड दी बॉडी। आप देखिए इस पर्टिकुलर केस में पॉइंट मासेस तो ये हैं और बॉडी सेंटर ऑफ मास कहां है, अलग है इससे बिल्कुल। सर्कल है, सर्कल ये है बेटे, सर्कुलर रिंग, सेंटर ऑफ मास कहां है, यहां पे। मास तो सारा यहां पे था ना, सेंटर ऑफ मास इज आउटसाइड दी मास, फिजिकल मास।
आउटसाइड द बॉडी। अब बेटा यहां सेंटर ऑफ मास से हमने एक्सिस कैसे निकाला, एक्सिस ऑफ रोटेशन निकाला, और ये एक्सिस ऑफ रोटेशन कैसा है, परपेंडिकुलर टू द प्लेन कंटेनिंग दीज फोर मासेस। तो यानी ये एक्सिस ऑफ रोटेशन हो गया। अब बेटे इस एक्सिस ऑफ रोटेशन के अलोंग चारों मास जो है रोटेट करने हैं। वी वांट टू फाइंड आउट व्हाट इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द सिस्टम, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ गिवन सिस्टम। ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया आप निकालना चाहते हैं। इस मोमेंट ऑफ इनर्शिया के लिए आपको पॉइंट मास का डिस्टेंस चाहिए, किससे, फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन। सो एक्सिस ऑफ रोटेशन से पॉइंट मास का डिस्टेंस चाहिए। सो बेटा देखो ये ए है, ये ए है, तो ये कितना हो गया, a अंडर रूट 2। नाउ द डायगोनल्स ऑफ ए स्क्वायर दे बाइसेक्ट ईच अदर। ये पूरा का पूरा a अंडर रूट 2 हुआ, तो ये कितना हो गया, a अंडर रूट 2 बाय हाफ डिवाइडेड बाय 2। तो ये हो गया a बाय रूट 2, ये भी a बाय रूट 2, ये भी a बाय रूट 2। सारे कितने हो गए बेटे, a बाय रूट 2, a बाय रूट 2। नाउ अगर आपने मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना हो कंप्लीट सिस्टम का अबाउट दिस पर्टिकुलर एक्सिस, सो वो क्या हो जाएगा, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया प्लस इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया प्लस इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया प्लस इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया। अब इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया सपोज कीजिए आप कहते हैं I1, तो ये 1, ये 2, ये 3, ये 4। अब बेटा देखो I1 किसके बराबर है, m इंटू ए बाय रूट 2 का स्क्वायर, कितना आ गया, m a स्क्वायर बाय 2। ये आया एक मास का मोमेंट ऑफ इनर्शिया। अब आप देख लो सारे मासेस का मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेम आएगा, यानी कि वी कैन से I1 इज इक्वल टू I2 इज इक्वल टू I3 इज इक्वल टू I4। सारों का मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेम है। नेट मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या हो जाएगा, इन सारों का सम, सारों का सम करोगे तो ये कितना आ जाएगा, 4 टाइम्स I1 आ जाएगा, बिकॉज ऑल आर सेम। सो 4 इंटू m इंटू ए स्क्वायर बाय 2, कितना आ गया बेटे, 2 टाइम्स m a स्क्वायर। So the moment of inertia of the combined system, whole system, is 2ma square. Next बेटे, ये हमने पॉइंट मासेस लिए कहां पे, कॉर्नर्स ऑफ द स्क्वायर पे लाई कर रहे थे। अनदर प्रॉब्लम वी कैन टेक इज, सपोज हमारे पास तीनों सेम पॉइंट मासेस होते और इक्विलैटरल ट्रायंगल के, इनको जोड़ने पर इक्विलैटरल ट्रायंगल बनता, उसके कॉर्नर्स पे लाई करते हैं, ए और ए साइड है सपोज। नाउ इसका आपको पता सेंटर ऑफ मास कहां लाई करता है, सेंट्रॉइड पे, तो क्योंकि मासिस यूनिफॉर्म है तो सेंट्रॉइड पे लाई करेगा। अब बेटे आपने क्या करा, सेंट्रॉइडल एक्सिस पे, सेंट्रॉइड पे आपने क्या करा, एक्सिस ऑफ रोटेशन लगा दिया, axis of revolution. Now we wish to find out that what is the moment of inertia of the composite system. देखो बेटे एक खासियत है इक्विलैटरल ट्रायंगल की, दिस वी शुड नो। वो खासियत ये है कि इसके आल्टीट्यूड्स, इसके मीडियंस और इसके साइड के बाइसेक्टर्स, वो तीनों कोइंसाइड करते हैं। यानी मीडियंस जो हैं वो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, मीडियन परपेंडिकुलर बाइसेक्टर आपस में कोइंसाइड करते हैं। तो बेटा देखो ये भी 90 होगा, तो ये 90 हो गया, इज इट क्लियर। ये सेंट्रॉइड आ गया, सेंट्रॉइड थोड़ा सा नीचे आएगा बेटे, हल्का सा नीचे, ये आया सेंट्रॉइड। अब आप ये जानते हो ये ए लेंथ है, मैंने आपको क्या कहा, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर और मीडियंस कोइंसाइड करते हैं, तो मीडियन तो आधे में बांटते हैं। ये लेंथ कितनी होगी, a बाय 2। ये कुल लेंथ निकाल लो, ये लेंथ कितनी हो जाएगी बेटे, दिस लेंथ विल बी, या आप लेंथ ना निकालो तो आप एक काम कर सकते हो कि ये एंगल आपको पता लग जाएगा कितना, ये 60 है, इक्विलैटरल ट्रायंगल का एंगल 60। तो बेटा ये cos 60 इज इक्वल टू, cos 60 इज इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। बेस कितना है बेटे, a बाय 2 अपॉन हाइपोटेन्यूज a है। ओके ये तो बेटे वही आ जाएगा, एंगल सेम आ जाएगा। तो पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे ये लेंथ निकालने के लिए। ये लेंथ पाइथागोरस थ्योरम से आप निकाल सकते हैं, कैसे बेटे, ए बी सी इसको नेम कर देता हूं, ये डी, तो ए डी लेंथ किसके बराबर हो जाएगी, स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाय 4।
दिस इज इक्वल टू a इंटू रूट थ्री बाई टू, इंटू रूट थ्री बाई टू, ये पूरी की पूरी लेंथ हो गई a इंटू रूट थ्री बाई टू। अब आपको ये पता है कि इस वर्टेक्स से ये लेंथ कितनी होती है, 2/3 ऑफ द टोटल लेंथ, क्योंकि बेस से ये लेंथ जो होती है ये 1/3 होती है और ये कितनी होती है 2/3। सो हमें तो ये वाली लेंथ में इंटरेस्ट है ना बेटे, ये 2/3 हो गई, यानी कि 2/3 ऑफ ए डी, ये अगर ओ कह दूं, इज इक्वल टू ओ ए, इज इक्वल टू 2/3 ए डी कितना है बेटे, ए इंटू रूट थ्री बाई टू, तो ये कितना हो गया बेटे, ए बाय रूट थ्री। सो ये जो लेंथ है अपनी ये कितनी हो गई, ए अपॉन रूट थ्री, बिकॉज दिस इज 2/3 ऑफ दिस होल लेंथ। अब प्रॉब्लम आसान है बेटे, ये लेंथ भी ए बाय रूट थ्री, ये लेंथ भी ए बाय रूट थ्री, तो किसी एक का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना हो गया, m इंटू ए बाय रूट थ्री का होल स्क्वायर, ये किसके बराबर हो जाएगा बेटे, दिस विल बी इक्वल टू एम ए स्क्वायर बाय थ्री। तीनों मासेस का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या हो जाएगा, ऐड, तीनों मासेस का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या हो जाएगा, ऐड, नेट मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई विल बी सम ऑफ द मोमेंट ऑफ इनर्शिया, तीनों का मोमेंट ऑफ इनर्शिया यही है, तो ऐड होके कितना आ जाएगा बेटे, 3 टाइम्स एम ए स्क्वायर बाय थ्री, दैट इज इक्वल टू m into a square. So net moment of inertia of this particular system becomes ma square. So answer is ma square. Now बेटे ये हमने डिस्कस कर लिया। Now सपोज कीजिए हमारे पास रेक्टेंगल होता, लेंथ l और ब्रेड्थ b, और इस पे चार मासेस पड़े होते बेटे, m m m, we are supposing that the masses are same. Now the masses are same, तो बेटे हम क्या निकालना चाहते हैं, we want to find out the moment of inertia about the center of mass and जहां डायगोनल इंटरसेक्ट करते हैं, and pass and perpendicular about the axis of rotation perpendicular to the plane containing the rectangle। तो ऐसे है हमारा एक्सिस ऑफ रोटेशन। तो अगर आप ऐसे निकालना चाहते हो तो बेटे क्या चीज चाहिए आपको, आपको ये यू नीड दिस डिस्टेंस फ्रॉम दिस, मतलब इस एक्सिस से ये वाली लेंथ आपको चाहिएगी। अब ये लेंथ आप निकाल सकते हो कैसे बेटे, नाउ देखिए इस लेंथ को निकालने के लिए यू नो दैट दिस एंगल विल बी 45, क्योंकि डायगोनल ऑफ ए रेक्टेंगल दे बाइसेक्ट ईच अदर, तो ये लेंथ भी कितनी हो जाएगी बेटे, ये एंगल भी 45। नाउ अब आप देखिए तो ये 90 पे बाइसेक्ट कर रहे हैं आपस में, 90 पे बाइसेक्ट कर रहे हैं, ये लेंथ L है, ये वाली लेंथ L है। अब बेटा देखो ये लेंथ L है और ये कितना हो जाएगा, ये वाली लेंथ कितनी हो जाएगी, ये निकाल सकते हो आप कैसे, देखिए ये लेंथ है बेटे B, यहां से एक परपेंडिकुलर बना दीजिए, तो ये लेंथ हो गई L/2, दिस लेंथ बिकम्स L/2, और ये वाली लेंथ कितनी हो जाएगी B/2, यहां से आपने एक परपेंडिकुलर गिराया, ये लेंथ L/2 और ये लेंथ कितनी B/2। अब ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है, तो इसमें ये वाली लेंथ कितनी हो जाएगी बेटा, ये हाइपोटेन्यूज, दिस विल बी इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ L square by 4 plus B square by 4. So this will come out to be square root of L square plus B square upon 2. अब आप देखिए किसी एक मास का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना हो जाएगा बेटे, दैट विल बी m इंटू, दैट विल बी इक्वल टू m इंटू रूट ऑफ L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर बाय 2 का होल स्क्वायर, that will be m into L square plus B square। नेट मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या हो जाएगा, I net, that will be equal to 4 times m into L square plus B square। तो कंपोजिट सिस्टम का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट दिस विल बी
4 टाइम्स m इंटू एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब इसी प्रॉब्लम में बेटा अगर एक्सिस ऑफ रोटेशन चेंज कर देंगे तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया बदल जाएगा। एक्सिस ऑफ रोटेशन सपोज कीजिए आप ये बना देते हैं, ये एक्सिस ऑफ रोटेशन बना दिया, तो अब अगर आपने मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है बेटे, तो आपको ये पता होना चाहिए कि इन दोनों मासेस का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट दिस एक्सिस इज 0। क्यों? क्योंकि एक्सिस कोइंसाइड कर रहा है। और बेटा अगर आप इन दोनों मासेस का देखो तो इसका कितना हो जाएगा ml स्क्वायर और इसका कितना हो जाएगा ml स्क्वायर। नेट मोमेंट ऑफ इनर्शिया along this axis, let us say this is I net dash, so this will be equal to what? ml square plus ml square, that is equal to 2 times ml square. This is what? This is the moment of inertia of these masses about this particular axis. इस एक्सिस पे ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो गया। आप देखिए बेटा, ये हमने सेकंड प्रॉब्लम डिस्कस की रेक्टेंगल पे। Now we can think of another problem that is based upon a massless rod. अगर बेटे हमारे पास एक massless rod है इस तरह से, और इसके सेंटर बीचों बीच हमने क्या कर रखा है, एक एक्सिस ऑफ रोटेशन बना रखा है। सपोज बेटे यहां पे मास m है which is placed at let's say a distance, and on the outer corner there is another mass 2m which is placed at distance b, identical, symmetrical here. Two m mass placed at distance b. Now we wish to calculate what is the moment of inertia about this particular axis. So बेटा देखो क्या है, चार मासेस है आपके पास, चारों का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या हो जाना है, ऐड। तो आप ये सिमेट्रिकल है क्योंकि, तो आप राइट हैंड साइड के मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल के उसका दुगना कर दोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, कंप्लीट कंपोजिट टोटल रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ जाएगा। सो वो कितना हो जाएगा, आई इज इक्वल टू 2 टाइम्स m टाइम्स a स्क्वायर प्लस 2m इंटू बी स्क्वायर। सो दिस कैन बी रिटन एज, इसमें से बेटा m कॉमन ले लो तो 2m इंटू a स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर। दिस इज व्हाट, दिस इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दिस पर्टिकुलर रॉड, मासलेस रॉड, जिसपे ये मासेस हैं और ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो गया।